चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता है, खासकर आज की दुनिया में, कि क्या किसी का स्नेह और ध्यान सच में सच्चा है या ये सिर्फ एक खेल का हिस्सा है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो लेख हैं वे इसी मुश्किल सवाल को एक बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद और एक तरफा नजरिए से देखते हैं। इसका शीर्षक है वफादारी को डिकोड करना, मैकियावेली के 7 डार्क ट्रिक्स। बिल्कुल। और हमें शायद शुरुआत में ही ये साफ कर देना चाहिए कि यह दृष्टिकोण बहुत से लोगों को असहज कर सकता है। हाँ, जरूर। यह लेख मॉडर्न रिलेशनशिप्स को एक पावर गेम या जैसा कि ये खुद कहता है एक अटेंशन इकोनॉमी के रूप में देखता है। अटेंशन इकोनॉमी। हाँ। यहाँ लेखक का तर्क ये है कि जिसे हम अक्सर प्यार समझते हैं वो असल में भावनात्मक नियंत्रण का एक तरीका हो सकता है। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ इस दृष्टिकोण को सही या गलत ठहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि ये तर्क क्या है, इसकी बुनियाद क्या है और ये आजकल क्यों कुछ लोगों को आकर्षित कर रहा है। सही बात। लेख का मुख्य दावा ये है कि वफादारी की मांग अक्सर एक इमोशनल कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा होती है और जब कोई पुरुष अपनी सीमाओं को, अपनी बाउंड्रीज को प्राथमिकता देता है तो उसे तुरंत नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक करार दे दिया जाता है। बिल्कुल। हाँ। और ये सोचने का एक दिलचस्प तरीका है कि कैसे ताकत को कमजोरी के रूप में पेश किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, लेखक के शब्दों में इसका मकसद होता है कि उनका इमोशनल जीपीएस हमेशा तुम्हें कंट्रोल कर सके। इमोशनल जीपीएस, ये एक नया फ्रेज है। हाँ, इसका मतलब है एक ऐसा अदृश्य सिस्टम जो आपकी भावनाओं और फैसलों को लगातार ट्रैक और प्रभावित करता है। तो आज हमारी इस चर्चा का मिशन मैकियावेली से प्रेरित इन तथाकथित डार्क ट्रिक्स की गहराई में जाना है। लेख का दावा है कि ये तरीके किसी के असली इरादों को उजागर कर सकते हैं। क्या वे सच में एक साथी हैं या सिर्फ एक चेतावनी या एक रेड फ्लैग। हाँ, एक रेड फ्लैग। तो चलिए इस जटिल जाल को खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। चलिए। लेख की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी से होती है। एक रिश्ता जो एकदम सपनों जैसा लगता है। इमोजी की भरमार, घंटों तक चलने वाली गहरी बातें, ऐसा लगता है जैसे आत्मा से आत्मा का जुड़ाव हो गया हो। बिल्कुल, वो हनीमून पीरियड जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलता है। जो तारीफें पहले अच्छी लगती थी, जैसे तुम कितने केयरिंग हो, वो अब एक छिपे हुए ताने की तरह लगने लगती हैं। मतलब जैसे आपकी कोमलता ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो। एग्जैक्टली। और यहीं पर लेखक एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर इशारा करता है। कौन सा मोड़? जैसे ही पुरुष एक सीमा पार करता है, मान लीजिए वो बस इतना पूछता है कि क्या तुम किसी और से भी बात कर रही हो? ओह, तो उसकी छवि एक पल में बदल जाती है। एक पल में उसे पॉजेसिव, असुरक्षित और कंट्रोलिंग का लेबल दे दिया जाता है। लेखक इसे एक ऐसा अनकहा टेस्ट कहता है जिसमें पुरुष हमेशा फेल होने के लिए ही बैठता है। बिल्कुल। और इसका नतीजा, लेखक इसके लिए 2 खास शब्द इस्तेमाल करता है। कौन से? इमोशनली घोस्ट किया जाना और मेंटली सॉफ्ट ब्लॉक। ये शब्द थोड़े नए लग सकते हैं। हाँ, इन्हें समझना जरूरी है। इमोशनली घोस्ट किया जाने का मतलब है कि बातचीत तो शायद जारी रहती है, टेक्स्ट मैसेज भी आते जाते हैं, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव, वो कनेक्शन पूरी तरह से काट दिया जाता है। वो इंसान आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं होता। बिल्कुल। और मेंटली सॉफ्ट ब्लॉक का मतलब है कि आपको उनके विचारों से, उनकी असल भावनाओं से, उनकी दुनिया से बाहर कर दिया गया है, भले ही आप फिजिकली उनके सामने ही क्यों ना बैठे हो। तो लेखक का तर्क यह है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुरुष ने सिर्फ भावनाओं पर भरोसा किया और सामने वाले के व्यवहार को कभी परखा ही नहीं। हाँ, उसने मान लिया कि जो दिख रहा है वही सच है, जबकि इस दृष्टिकोण के अनुसार सामने वाला बस अपनी वैलिडेशन की बैटरी रिचार्ज कर रहा था। और यहीं से मैकियावेली के विचारों की एंट्री होती है। अच्छा। इस लेख का नजरिया ये है कि दूसरों को परखने से पहले खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। ये एक तरह का डिफेंसिव खेल है। तो चलिए पहले सिद्धांत पर नजर डालते हैं, जिसे लेख वफादारी का परीक्षण कहता है। ये दिलचस्प है। पहला सिद्धांत है वफादारी का परीक्षण। लेख का तर्क बड़ा सीधा है। क्या कहता है वो? कि आजकल आई लव यू कहना, प्यार का इजहार कम और एक खरीदारी का ट्रेलर ज्यादा है। खरीदारी का ट्रेलर? हाँ, ये शर्तों के साथ आता है। अगर तुम मेरी हर बात मानोगे, अगर तुम अपनी मर्दानगी को थोड़ा नरम रखोगे, तभी ये प्यार मिलेगा। और इसके विपरीत ये लेख वफादारी को बिल्कुल अलग तरीके से परिभाषित करता है। कैसे? इसके अनुसार सच्ची वफादारी तब दिखती है जब कोई कुछ मांग नहीं रहा होता,
यानी खामोशी में। जब आपके पास देने के लिए कुछ खास नहीं है, तब कौन आपके साथ खड़ा है? तो सलाह क्या है? सलाह ये है कि जब कोई प्यार का इजहार करे तो भावनाओं में बहने के बजाय चुपचाप और न्यूट्रल होकर देखें। क्या वो इंसान आपके आत्मा से जुड़ रहा है या आपके स्टेटस, आपकी जेब और आपकी ताकत से? ये एक तरह का पैसिव टेस्ट है, जहां एक्शन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन पर जोर है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान देने की बात कर रहा है। हाँ, लेकिन ये परख तभी काम करेगी जब आपकी अपनी बुनियाद मजबूत हो, और शायद यहीं से दूसरा सिद्धांत निकलता है, जो है अपनी सीमाएं बनाना, अपनी बाउंड्री सेट करना। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। यहाँ लेखक एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का जिक्र करता है जिसे वो फीमेल डार्क साइकोलॉजी का अदृश्य स्पाइरल कहता है। स्पाइरल शब्द ये यहाँ महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल, नीचे जाने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले एक पुरुष का बार बार एडजस्ट करना और हाँ कहना सामने वाले को आराम देता है। कंफर्ट। फिर ये आराम एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है, और जब किसी दिन वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो वही नरमी कमजोरी लगने लगती है। और अंत में ये कमजोरी घृणा या कह सकते हैं अवमानना में बदल जाती है, कंटेम्प्ट। मतलब जो गुण शुरू में आकर्षक लगा था वही अंत में अनादर का कारण बन जाता है। ये तो बहुत ही निराशावादी नजरिया है। और इसीलिए ये लेख नो कहने की ताकत पर बहुत जोर देता है। इसमें एक लाइन है, बाउंड्री सेक्सी होती है। बाउंड्री सेक्सी होती है, ये एक शक्तिशाली बयान है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बात पर अड़ियल हो जाएं। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरतों, अपने समय और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना जानते हैं। एक व्यक्ति जो हर किसी को खुश करने के लिए अपनी सीमाएं तोड़ देता है, वो अंत में किसी की नजर में सम्मान के लायक नहीं रहता, खुद अपनी नजर में भी नहीं। तो ये एक तरह की अंदरूनी ताकत की बात है जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले एक और कदम है ना, सीमाओं के बाद आता है शक्ति का सही एहसास। हाँ, तीसरा सिद्धांत, शक्ति को महसूस कराना, दिखाना नहीं। ये प्रभुत्व या डोमिनेंस के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चिल्लाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक स्थिर और शांत ऊर्जा के बारे में है। लेखक लिखता है, एक असली मर्द अपनी ताकत से चीखता नहीं, वो कमरे में आता है और लोग खुद ब खुद चुप हो जाते हैं। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? स्थिर ऊर्जा एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इसे ऐसे समझे जैसे एक अनुभवी कप्तान जहाज चला रहा हो। वो तूफान में चीखता चिल्लाता नहीं है, वो शांत रहता है। और उसका यही शांत आत्मविश्वास बाकी क्रू को भरोसा दिलाता है कि सब नियंत्रण में है। स्रोत के अनुसार ये वही स्थिर ऊर्जा है जो बिना बोले ही अपनी ताकत का एहसास कराती है। यहाँ मैकियावेली का एक विचार दिया गया है, धमकी मत दो, बस वो तूफान बनो जिसके आने की उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। इसका मतलब टॉक्सिक गेम खेलने या धमकियां देने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर आप खेल को पलट सकते हैं। ये एक आंतरिक ज्ञान है, बाहरी दिखावा नहीं। ठीक है, तो ये अपनी क्षमताओं पर एक शांत भरोसे की बात है। अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जो मैंने पूछा था। क्या होता है जब आप अपनी इस शांत अवस्था से अपनी सच्चाई को व्यक्त करते हैं और सामने वाला उसे ड्रामा बता देता है? ये चौथा सिद्धांत है। हाँ, और ये एक बहुत ही आम मैनिपुलेशन तकनीक है, जिसे गैसलाइटिंग भी कहते हैं। एक तरह से। हाँ, लेख एक उदाहरण देता है, जब कोई स्पष्ट रूप से कहता है मुझे ये पसंद नहीं है, तो जवाब मिलता है, हे भगवान, तुम कितने नेगेटिव हो गए हो, या तुम हर बात का बतंगड़ बना देती हो। बिल्कुल। यहाँ आपकी एक वाजिब भावना को एक चारित्रिक दोष, एक कैरेक्टर फ्लॉ के रूप में पेश किया जा रहा है। तो आपकी सच्चाई पर ही सवाल उठा दिया जाता है। हाँ, इस लेख के अनुसार जब कोई इंसान अपने सच्चाई पर खड़ा होता है तो जो लोग दिखावा कर रहे होते हैं वे घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका मुखौटा उतारने का खतरा होता है। एग्जैक्टली। इसलिए जब कोई आपसे कहे तुम बहुत बदल गए हो, तो लेख की सलाह है कि मुस्कुराकर जवाब दिया जाए, हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। ये बहुत ही सीधा और टकराव वाला तरीका है, लेकिन ये मैनिपुलेशन को पहचानने और उसे तुरंत खारिज करने की एक रणनीति है इस सोर्स के हिसाब से। खैर, अब पांचवें सिद्धांत पर चलते हैं, जो रिश्तों की नींव पर एक बड़ा सवाल उठाता है। सम्मान प्यार से ज्यादा जरूरी है। हाँ, यहाँ लेखक एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक अंतर की ओर इशारा कर रहा है। क्या अंतर? कई विचारकों का मानना है कि जहाँ स्नेह और देखभाल एक मुख्य भावनात्मक जरूरत होती है, वहीं पुरुषों के लिए सम्मान और सक्षमता मतलब कॉम्पिटेंस की भावना उनके आत्म मूल्य से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। हाँ बिल्कुल।
तो ये लेख प्यार के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक प्राथमिकताओं के क्रम को समझने की बात कर रहा है। तो ये कहता है कि पुरुषों को असल में प्यार की नहीं, सम्मान की प्यास है। हाँ, लेखक आधुनिक रिश्तों को इमोशनली मैनिपुलेटेड डील्स कहता है। डील्स जैसे तुम मुझे अटेंशन दो, मैं तुम्हें फेक सपोर्ट दूंगी। ये तो बहुत ही सिनिकल बात है। हाँ, ये एक बहुत ही कठोर विश्लेषण है। यहाँ सलाह ये दी गई है कि प्यार मांगना बंद करके सम्मान कमाया जाए। और इसके लिए लेखक इमोशनल टिंडर की जगह माइंडसेट मैच खोजने की बात करता है। इमोशनल टिंडर मतलब सतही आकर्षण या भावनात्मक जरूरत के आधार पर साथी चुनना, जबकि माइंडसेट मैच का मतलब है किसी ऐसे को ढूंढना जिसके मूल्य, लक्ष्य और सोचने का तरीका आपसे मेल खाता हो। तो ये एक सौदा करने के बजाय एक सच्ची साझेदारी बनाने का विचार है। बिल्कुल। तो ये सतही जुड़ाव से हटकर एक गहरी वैचारिक समानता की तलाश के बारे में है। और अब हम छठे सिद्धांत पर आते हैं, जिसकी भाषा शायद सबसे ज्यादा कठोर है। शक्ति छोड़ने का मतलब मरना है। एक मिनट, मरना? यह निश्चित रूप से एक अलंकार है, मेटाफर, लेकिन यह इस बिंदु की गंभीरता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मतलब लेखक का तर्क है कि अगर कोई साथी किसी पुरुष को उसकी महत्वाकांक्षा, उसके लक्ष्य या उसकी ताकत छोड़ने के लिए कहता है, तो वो असल में उसे एक प्रेमी नहीं बल्कि एक गुलाम बनाना चाहता है। इस दृष्टिकोण से एक पुरुष की ताकत उसका आत्मविश्वास, उसका उद्देश्य, उसकी पहचान का अभिन्न अंग है। और इसे छोड़ देना अपनी आत्मा को मारने जैसा है। यहाँ एक बहुत तीखा सा दृश्य इस्तेमाल किया गया है। एक रानी राजा से प्यार करती है, एक खिलाड़ी नौकर से। ये इस विचार पर जोर देने के लिए है कि एक सच्चा साथी आपकी ताकत को बढ़ाएगा, उसे कम नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर कोई आपसे कहता है तुम अपने काम में बहुत ज्यादा समय लगाते हो या तुम्हें अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए, तो इस लेख के अनुसार ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये आत्मसंरक्षण का एक बहुत ही मैकियावेलियन विचार है। हाँ, जहाँ अपनी शक्ति और पहचान को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। और आखिरी 7वां सिद्धांत क्या है? 7वां सिद्धांत इन सबको एक साथ बांधता है। और वो क्या है? वो है शब्दों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करो, खासकर दबाव में। अच्छा। ये कहता है कि बातें कोई भी कर सकता है, वादे कोई भी कर सकता है, लेकिन जब संकट आता है, जब आप अपने सबसे निचले स्तर पर होते हैं, तब कौन आपके साथ खड़ा रहता है? यही वफादारी की असली परीक्षा है। लेखक के अनुसार हाँ, जो संकट में आपका साथ दे वही आपके साम्राज्य में आपके साथ बैठने का हकदार है, बाकी सब दर्शक हैं। इन सभी 7 सिद्धांतों को एक साथ देखने पर यह रिश्तों को एक पावर बैलेंस के खेल, एक रणनीतिक मैदान के रूप में प्रस्तुत करता है। ये रोमांटिक आदर्शवाद से कोसों दूर है। बिल्कुल। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो बहुत यथार्थवादी है, शायद कुछ लोगों के लिए बहुत निराशावादी भी लग सकता है। ये लगातार परखने, सीमाएं बनाने और अपनी शक्ति को कभी न छोड़ने पर जोर देता है। और ये मानता है कि हर सामाजिक संपर्क में एक शक्ति का खेल चल रहा है, चाहे हम उसे स्वीकार करें या नहीं। अंत में लेख एक बहुत शक्तिशाली निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये कहता है कि जो पुरुष इन बातों को समझता है वो टॉक्सिक नहीं है, वो जाग गया है। और लेखक का दावा है कि जब एक मर्द सच में जागता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। ये बहुत ही नाटकीय बयान है। हाँ, और ये इस विचारधारा की अपील को दर्शाता है ना? बिल्कुल। ये उन लोगों को एक तरह की शक्ति और स्पष्टता का एहसास कराता है जो शायद रिश्तों में खुद को हारा हुआ या भ्रमित महसूस करते हैं। लेख का अंतिम संदेश यही है कि परखना जरूरी है, शब्दों से नहीं, व्यवहार से। और सबसे बड़ी परीक्षा संकट के समय होती है। तो आज की ये गहरी पड़ताल हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। ये लेख हमें रिश्तों को एक अलग और कई लोगों के लिए निश्चित रूप से एक असहज दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। ये हमें शक्ति, वफादारी और आत्मसम्मान के बीच के जटिल संबंधों पर सोचने के लिए कहता है। लेकिन ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक दृष्टिकोण है। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर रिश्ते पर, हर इंसान पर लागू नहीं होता। तो इसे एक एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरह नहीं लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। संबंध मनोविज्ञान के कई दूसरे स्कूल इन्हीं व्यवहारों को असुरक्षा, पिछले भावनात्मक घावों या खराब कम्युनिकेशन स्किल्स के परिणाम के रूप में देखेंगे, ना कि एक सचेत मैकियावेलियन शक्ति के खेल के रूप में। यह सिर्फ एक लेंस है, पूरी तस्वीर नहीं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जिस पर मनन किया जा सकता है, जो सीधे इसी लेख से आता है। क्या है वो? जो शेर अपनी ताकत भूल जाता है, वो भीड़ में गीदड़ों की तरह जीता है। यह एक प्रोवोकेटिव सवाल खड़ा करता है।
कि क्या व्यक्तिगत रिश्तों में अपनी ताकत को पहचानना और उसे बनाए रखना ही सबसे बड़ी वफादारी है खुद के प्रति?